बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में पोलराइजेशन इस कदर बढ़ चुकी है कि तलखियाँ भी साथ साथ मजीद बढ़ती चली जा रही हैं हर गुजरते दिन के साथ। आज का जो इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मेंबर और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मज़ारी को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, उनके घर के बाहर उनकी गाड़ी से निकाला गया। ऑब्वियसली ये खबर थी या उनकी बेटी की तरफ से ट्वीट किया गया था कि मैन हैंडल किया गया है, या फिर कुछ पुलिस एहलकार मर्द हजरात जो हैं उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन वो जब फुटेज सामने आई तो ये पता चल गया उसमें कि खवातीन पुलिस एहलकार थी उनको अरेस्ट करने वाली। लेकिन इससे हट के अगर हम देखें कि एक ऐसा केस जिस पे FIR जो है वो 1972 से चलती आ रही है, 50 साल के बाद आज उस पर कार्रवाई होती है और शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ इस पर आया है वो यही आया है कि उनका, क्योंकि काफ़ी वो हमेशा से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को लेकर या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत ज़्यादा वोकल रही हैं, बहुत धड़ल्ले से बात करती आई हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत ने उनको निशाना बनाया है। अब जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है पंजाब का, उनकी तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि हम क्योंकि इस्लामाबाद में गिरफ्तारी कर रहे थे तो इस्लामाबाद की पुलिस के ताउन के साथ ये सब कुछ किया गया और पुलिस एहलकारों ने ही उनको अरेस्ट किया। इस पर उनकी बेटी जो कि खुद एक लॉयर हैं, ईमान मज़ारी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दे दी और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला रात 11:30 बजे उन्होंने हुक्म दिया है कि शीरी मज़ारी साहिबा को अदालत के अंदर पेश किया जाए। एक तरफ ये कार्रवाई होती है इस्लामाबाद के अंदर और दूसरी तरफ पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि ये ऑर्डर हमने नहीं दिया है और साथ ही साथ शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म जो है वो भी सादर कर देते हैं। इस पे पहले तो हम बात करेंगे कि ये क्यों कर हुआ और इस किस्म के इक़दामात को, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कह रही है या फिर शेख रशीद जो उनके इत्तेहादी रहे हैं और अभी भी हैं, वो भी अभी, और साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि हुकूमत कुछ और गिरफ्तारियां भी करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। उनका ये इंकशाफ है, उनका ये क्लेम है। बहरहाल इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और शाह खावर साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, रिनाउंड लॉ एक्सपर्ट हैं, कानून इस पर क्या कहता है इस पर भी बात करेंगे। मैं पहले अंदलीब अब्बास साहिबा आपसे आगाज करना चाहूंगी। आपको इसमें सारे मामले में क्या समझ में आ रहा है कि इस्लामाबाद और पंजाब की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी क्या? क्योंकि मरियम बीबी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो बाकायदा इस केस की तफसील बता रही थी, लेकिन वजीर आला पंजाब जब बताते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं है, लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं जो हुआ गलत हुआ, इस तरीके से किसी भी खातून के साथ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उनकी रिहाई का हुक्म दे देते हैं। सो ये पंजाब का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो खुद से कार्रवाई कर सकता है क्या आपकी नज़र में, इस्लामाबाद में वो भी? शुक्रिया सादिया। देखें, ये सारी उम्र बड़े मियाँ और छोटे मियाँ गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहे। अब अगली जो इन्होंने पौध और नस्लें तैयार की हुई हैं झूठ, इब्ने झूठ बोलने के लिए, वो भी वही कर रही हैं। मरियम ने तो आके साफ कह दिया। और ये मरियम कौन है जिसकी जुबान और जिसकी माशाल्लाह बातें आप लोग 10,000 दफा दिखाते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये राना सनाउल्लाह साहब है जिन्होंने मॉडल टाउन में एक बैरियर के ऊपर 100 बंदों को गोलियां मारी थी, 2 खवातीन को मुंह पे गोलियां मारी थी, उनमें से एक हामला थी। और आपको याद होगा 2014 में मुझे गोलियां सीधी मारी और जिस तरह से मुझे ये लेके गए, और पूरा जो वाकया था वो अभी भी मौजूद है सबके सामने। ये बेसिकली एक जो सिसिलियन माफिया होता है ना, जो मैंने तो नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखा, चीफ जस्टिस ने लिखा जी, उन्होंने लिखा कि ये सिसिलियन माफिया होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? ये अपने इदारों के जरिए क्राइम करते हैं। अभी देखिए सुओ मोटो क्यों लिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट, इंतहा हो चुकी थी। मतलब आपका जो क्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि बेल पे है,
और जो 24 बंदे बेल पे हैं, उसके बाद आपकी ये जो है चीफ मिनिस्टर बेल पे है, वो दनाते फिर रहे, उनको कोई नहीं गिरफ्तार कर रहा, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। और शीरीन मजारी को वो गाड़ी में बैठती है तो उसको उठा के ले जाते हैं। तो मुझे बताएं कि ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। एक चीज जो सादिया आप नोट कर लें, और ये सारे नोट कर लें, ये इस वक्त जो आवाम का शऊर है ना, वो मेरे आप से आगे निकल गया, और ये बात इनको रजिस्टर नहीं हो रही। ये समझ रहे हैं ये वही 80s का जमाना है जहां ये डिक्टेटरों के नीचे बैठ के और उनके नारे मार के कि जी ये हमारे वालिद हैं और हम इनका एहसान नहीं भूलेंगे और इनका मिशन आगे लेके जाएंगे, और अब जाके कहें कि जी हम वो ये है वो है। खाकान अब्बासी ने हर जगह हर प्रोग्राम में वो कह रहे हैं जी कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हमें बैकिंग करे, वरना हम टफ मसले और फैसले नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप चलिए बिल्कुल ठीक है, उस पर भी बात कर लेते हैं। मैं जरा दानियाल चौधरी साहब से भी जान लूं, अब ठीक है, दानियाल चौधरी साहब से भी जान लूं, PMLN का मौकफ भी आ जाए। खुद भी आप दानियाल बैरिस्टर हैं, इस पे मुझे पहले ये जो मैंने सवाल अंदलीब साहिबा के सामने भी रखा था कि एक पंजाब का केस है, अब उसमें इस्लामाबाद में गिरफ्तारी होती है, सो इसमें किस तरीके से क्या वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब का क्या यहाँ की वफाकी हुकूमत से या इंटीरियर मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बगैर ये गिरफ्तारी आज उन्होंने की है? देखें जी, पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल कि जो आज हुआ शीरीन मजारी साहिबा के साथ, उसको शायद बेहतर तरीके से होना चाहिए था, उनका इस तरह नहीं होना चाहिए था अरेस्ट। उसकी वो बात तो होगी सेपरेट। जहाँ तक उनके केस की बात है, ये केस जो है ये शायद इनको पता हो या ना पता हो कि ये इनकी अपनी हुकूमत में अप्रैल में इनकी अपनी हुकूमत में अपने चीफ मिनिस्टर के होते हुए बनाया गया। 2011 अप्रैल 2022 को एक केस बनाया गया जब उन्होंने 129 एकड़ अपने नाम पर ट्रांसफर की। ये इंक्वायरी बैठी, इन्हीं के सीएम के कहने पे इंक्वायरी बैठी, उस इंक्वायरी ने कमीशन ने केस बनाया और आज उसी इंक्वायरी के मुताबिक उन्होंने अरेस्ट किया। जहाँ तक अरेस्ट के प्रोसीजर्स की बात है, वो आप मुतलका थाने को बताते हो, थाने का SHO अपनी किताब में दर्ज करता है, उनकी फ्लीट साथ आती है और जाके वो छापा मारते हैं। मुतलका थाने के बगैर ये नहीं हो सकता। वो आई थिंक कानूनी जितनी भी पेचीदगियाँ थी उसको उन्होंने चेक किया और वो पूरी हुई भी थी, हमने भी चेक करवाया, पूरी हुई भी थी। बट ऑब्वियसली इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इस पे ऑन बोर्ड तो होगी। बात ये है उनके अप्रूवल के साथ ही इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं, ये लोकल थाना, ये नहीं, ये लोकल थाने की अप्रूवल से होता है, लोकल थाना का SHO करता है और जो है। लेकिन बात यहां से थोड़ी सी आगे है, वो ये है कि एक हमारा ज़र्फ है और एक इनका ज़र्फ है। जब हमने हमारी हुकूमत में या कुछ आए हुए दिनों में ये बात हुई तो हमजा शहबाज साहब ने कंडेम किया और उनको रिहा किया जाए। मरियम नवाज साहिबा की वालदा जो है, शी वॉज ऑन डेथ बेड एंड शी वॉज नॉट अलाउड टू लीव, शी वॉज नॉट अलाउड टू गो टू सी हर। ये वो लोग हैं जिनको सुप्रीम हाई कोर्ट कहता है कि इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए यूज किया। वो अपने ऑर्डर में कहता है साद रफीक के केस में कि इट इज यूज्ड फॉर आर्म ट्विस्टिंग एंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये इनका वतीरा है, ये इनका वतीरा है कि जहां अपने मिनिस्टर्स को शाबाश दी जाती है शाम को कि भाई कि आज तुमने टॉक शो पे अच्छी गालियां दी हैं, आज तुमने कैरेक्टर असैसिनेशन अच्छी की है, आज तुमने बुरा भला अच्छा किया है। ये है इनकी तरबियत और ये है इनका तरीका। आज जो हो रहा है, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है अनारकी, जो पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं चीजें, जो पाकिस्तान में हो रही है महंगाई, जो पाकिस्तान में हो रही है कि चीजों का बुरा हाल, ये तमाम चीजें वो हैं जिनका बीज इन्होंने पिछले 3.5 साल में डाला। और अभी तो इनको ये तो चले शीरीन मजारी वाज अ लेडी एंड वी कंडेम इट, लेकिन जब इनके केस खुलेंगे तो इनकी चीखें और आंसू कौन साफ करेगा? जब बताया जाएगा कि 30 अरब का जो BRT है वो 100 अरब पे कैसे चलेगी, जब बताया जाएगा जहाँ 8,000 अरब आपने कलेक्ट करना था वहां आप 4 साढ़े 4 पे बैठे हो, पैसे कौन खा रहा है भाई? जब डेमो के अरबों रुपए आए वो आप लोग खा गए, वो किसने खाए? अच्छा ठीक है, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। उनकी करप्शन पे आप कहते हैं कि ये केस जो है इनकी अपनी हुकूमत में दर्ज हुआ, अप्रैल का आपने जिक्र किया, जो 8 लाख ये अरेस्ट जो है या इसके खिलाफ कार्रवाई जो है आप कहते हैं कि बेहतर अंदाज में हो सकती थी और आज सारे बहरान है वो किसके कहने पे सादिया हुए, तब इनकी चीखें निकलेंगी, तब इनकी आवाजें निकलेंगी। ये तो कोई बात ही कोई नहीं है, ये तो सियासतदान है, इतनी ठक ठुक तो लगी रहती है, इतना आओ
पुकार रोना शोना नहीं मचाना चाहिए। ये हुआ किसी से, एक इदारे से हुआ, उसको हमने कहा हम इनकी तरह नहीं है ढटाई से खड़े। चलिए ठीक है, इस पे बात करते हैं जो आप कह रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट में क्या हुआ। मैं शाह खावर साहब किया जाए, मैं जरा इनकी झूठी मूविंग ऑन, इसी केस पे जरा बात करते हैं। मेरी आवाज नहीं जा रही शायद, सीट के खींचा गया। ठीक है, मैं शाह खावर साहब मुझे बताइए कि सबसे पहले तो जिस तरीके से हमजा शहबाज ने आज इनकी रिहाई का हुक्म दिया, लाताल्लुकी का इजहार किया और ये भी कहा कि हमारी कोई इस पे जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने इस चीज की नहीं ली, पंजाब की नहीं है। पहले तो बताएं कि ये एफआईआर जब कट जाए, मामला ऑब्वियसली अदालत में भी जा चुका है, फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11:30 बजे शीरी मजारी को वहां पर पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये राइट है कि वो किसी की भी रिहाई का इस तरीके से हुक्म दे दें? जी सादिया, सबसे पहले तो ये देखना है कि कार्रवाई हुई क्या और किस लॉ के तहत हुई। असल में एक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। उसमें जो भी कोई पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, अगर वो करप्ट या करप्ट प्रैक्टिस करते हैं, इलीगल ग्रेटिफिकेशन कर लेते हैं या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई मटेरियल बेनिफिट करते हैं और वो उनके साथ किसी सिविलियन का भी ताल्लुक हो, तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई हो सकती है। एंटी करप्शन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इसके रूल्स बनाए हुए हैं हर सूबे ने। उनके तहत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स बनी हुई हैं जो पंजाब में भी हैं, सिंध में भी, केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी। अब उनमें होता यह है कि एक आम पुलिस में जो केस दर्ज होता है और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में फ़र्क होता है। इसी तरह ये इनको सेंटर में एफआईए देखती है। इनके जो अपने रूल्स हैं पंजाब के, वही कहते हैं कि किसी भी केस की कोई इंक्वायरी अगर आपने इनिशिएट करनी है तो उसकी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वहाँ से आपने परमिशन लेनी है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जिस पे इल्ज़ामात हैं जो उस दायरे में आ रहे हैं तफ्तीश के, तो उन सबको आपने पहले बुलाना है, उनको क्वेश्चनेयर देना है, उनसे पूछना है और उनका मौक़िफ़ सुनना है। उसके बाद भी अगर आप ये समझते हैं कि वाकई एक इतना क्रिमिनल मवाद है उसके ख़िलाफ़, तो वो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी के बाद एफआईआर करते हैं। इस केस में आपकी मालूमात क्या है कि उनको पहले बुलाया जाता रहा क्या प्रॉपर एक तरीके से? मैं आपको बताता हूँ, मुझे वो नहीं पेश हुई तो अब मुझे ये अंदाजा नहीं है कि कभी कभी वो डिस्पेंस विद भी कर सकते हैं डीजी लेवल पे या डायरेक्टर लेवल पे कि इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें सुपीरियर कोर्ट्स ने ये बारहा ये कहा है कि आप इंक्वायरी के प्रोसेस को सरकमवेंट नहीं कर सकते। आप उसको उसकी वजह ये है कि ये तमाम रिकॉर्ड की बात होती है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात होती है, उसको देखना होता है। अब अगर तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और उनका बाला या उनकी नॉलेज में रखे बगैर अगर ये वारंट वहाँ से प्रोक्योर किया गया किसी मैजिस्ट्रेट से मुतलका या वो जो एंटी करप्शन अदालत है, तो आके उनको सरप्राइज नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जो अंडर इंक्वायरी होता है उसको पता होता है कि उसके खिलाफ एफआईआर कट गई है। अगर एफआईआर कट गए तो उसका ये राइट होता है कि वो मुतलका जो कोर्ट है उसमें जाके अपनी कबलस गिरफ्तारी जमानत के लिए जो है वो ऑप्शन अवेल कर सकता है। लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, ये रूल्स अगर अडॉप्ट नहीं हुए, तो मैं तो समझता हूँ कि फिर तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ भी ये है, इसको पोलिटिकली भी अगर आप देखें तो इसमें पॉलिटिकल इसमें थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं वो नजर आता है, बिल्कुल आ रही है। आप कह रहे हैं कि इस पे जाहिर बात हो भी रही है और खुद यहाँ पे दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन से हैं, इनकी अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसको कंडेम कर रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर हों, डॉक्टर नफीसा शाह हों, उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट्स आए हैं, वो इसको एक सवाल कर रहे हैं कि जनाब ये किसके कहने पर हुआ है, वो इस चीज़ सामने लाई जाए। अनलीब अब्बास साहिबा, पहले तो ये ज़रा इस चीज़ की वजाहत कर दीजिएगा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है इस पे, क्योंकि ये दावा भी आज किया गया है नून लीग की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि आपकी अपनी हुकूमत ने बनाया, जैसे दानियाल चौधरी साहब ने अप्रैल की डेट भी दी, और ये भी साथ कि उनको बुलाया जाता रहा इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, या जो भी सवाल जवाब करने थे वो पेश नहीं हुई। तो ये फिर वो कहते हैं कि जी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ये इनकी हुकूमत का दावा है। देखिए, मैं तो सुन रही हूं तो मैं 2-3-4 चीजें एड्रेस करूंगी। मरियम नवाज एक मुजरिम कन्विक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट है और उनका ओपन, यहां तो ये कहें कि मरियम झूठ बोल रही थी। मरियम ने कहा कि जी मेरी लंदन तो क्या, यहां भी प्रॉपर्टीज नहीं है। फिर अगले प्रोग्राम में आके कहा मेरे पास 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है। फिर इसने कैलिब्री फॉन्ड का, जिसपे इसको 7 साल की सजा है। फिर ये रमजान शुगर मिल्स के अंदर शेयर होल्डर है।
इसको क्या इसको दी गई बेल किस चीज पे कि इसके वालिद यहाँ थे, ये मिलना चाह रही थी कि जी वो बीमार है। उसके बाद वालिद भाग गए, एब्सकॉन्डर हो गए, उनको जिसको कहते हैं डिक्लेयर किया गया है कि मुजरिम जो है वो भागा हुआ है, वापस आए, लेकिन वो फिर रही हैं, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं की गई कि वालिद तो अब है नहीं, जिस वजह से ये मुजरिम तो हैं। क्या कंपैरिजन है मरियम नवाज की पूरी, जिसको कहते हैं कन्विक्शन, सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा के मुजरिम है शिरीन मजारी के साथ, बेचारी के साथ। नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं जी बड़ी करप्शन है। भाई अच्छा। तुम लोग उठा के एक वजीर के ऊपर कोई करप्शन जो है वो अभी तक केस नहीं कर सके। पहले आपको पता है ना, ये 2013 से 2018 तक कहते रहे जी ये जहांगीर तरीन एटीएम है, फलाना एटीएम है, ये अलीम खान एटीएम है। तब भी हम कहते थे भाई 5 साल हुकूमत में रहे, उठाओ इनको अगर तुम्हारे पास प्रूफ है। नहीं किया। हम जब आए हमने केसेस किए अपने अपने वजीरों पे। अच्छा, तब ये कहते रहे जी चीनी चोर फलाना, अब वो चीनी चोर सीने पे लग रहे हैं, उनको सीनियर वजीर की ऑफर हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि ये समझते क्या है? मैं जो बात प्रूव करना चाहती हूँ वो ये है कि ये 22 करोड़ अवाम की तौहीन है और अवाम खड़ी होगी। ये सारे एक तरफ, अभी पूरे प्रोग्राम में देखें ये क्या करेंगे, इससे पहले भी एक प्रोग्राम में थे, और ये जैसे जैसे ये अच्छा झूठ बोलते हैं ना, अवाम जो है ना वो यूं खड़ी हो जाती है। इस वक्त आप देखें सारे इदारे चले उस पे मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जाने से पहले क्विकली ये बता दें कि अब तो आपको एतराज नहीं, वो जो आप कहते हैं कि अदालतें रात को खुलती हैं, आज भी 11:30 बजे जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11:30 बजे अदालत खोलने का हुक्म दिया है। आज भी छुट्टी का दिन है, हफ्ते का दिन है, बल्कि रात है, तो अब तो आपको एतराज नहीं ना अदालतों के खुलने पे रात को? नहीं नहीं, बिल्कुल एतराज है कि जी सुबह 11:30 बजे खुलनी चाहिए थी। अच्छा, वो अगवा हुई है, आपको फौरन बरामद करना चाहिए था। ये क्यों, मतलब क्या, वाई वेट, किस चीज का? चलें इस पे भी बात करते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे जाने से पहले अंदली बाबा साहिबा कह रही थी कि बिल्कुल 11:30 बजे रात को अदालत के खुलने पे अभी भी हमें एतराज़ है, क्योंकि ये आज जो कुछ हुआ है ये रात के 11:30 बजे नहीं, सुबह 11:30 बजे हो जाना चाहिए था। उस वक्त तक तो शीरी मजारी साहिबा की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, लेकिन बहरहाल उनका एतराज़ अपनी जगह मौजूद है जिस तरीके से रात को अदालतें खुलती हैं। दानियाल चौधरी साहब ये फरमाइएगा, दो जो स्टैंड्स मुख्तलिफ हमारे सामने इसमें आए। मरियम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका मैंने हवाला भी दिया था प्रोग्राम के आगाज़ में, उसमें वो कहती हैं कि औरत कार्ड जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ऑब्वियसली वो बाहर आ जाएंगी और फिर मैं उनके साथ सबसे पहले जाकर खड़ी होंगी, लेकिन ये कार्रवाई होनी चाहिए, फेस करें इस केस को। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी ये औरत के साथ इस तरीके से होना वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, गलत हुआ है। वो कुछ और कह रहे हैं, मरियम साहिबा कुछ और कह रही हैं। तो इसमें भी ऐसा लग रहा है अभी तक कि शायद ये जो कार्रवाई जितनी भी हुई है इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस इस्लामाबाद की तरफ से बनिस्बत इसके कि पंजाब की तरफ से होती। देखें जी, मैं आपको पहले थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पंजाब, ये मैं बात कर रहे थे शखावत साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे बड़े हैं, ये बात करते हैं एंटी करप्शन के रूल्स और लॉज के। यहाँ ये हुआ कि मेरी अपनी शादी पे 7 तारीख को शादी थी, 7 तारीख को FIR काटी गई और 7 तारीख को बगैर इंक्वायरी के इन्होंने एंटी करप्शन के बंदे भेज दिए। मेरे ऊपर एंटी करप्शन का पर्चा काटा गया। जब कोर्ट के सामने मुझे उसमें बरी किया गया तो मेरी उम्र पूछी कि मेरी उम्र उस वक्त क्या थी, तो मेरी उम्र उस वक्त 7 साल थी। ठीक है, और ये इनके काम है लोगों को पोलिटिकल विक्टिमाइज करना, ये इनके तरीके हैं। ये मुझे बताया ना कि ये FIR काटी किसने? FIR हमने काटी है, ये बताएं मुझे। ये FIR हमारे दौर में कटी है, इनको FIR काटी बुजदार साहब के कहने पे FIR कटी, इनके अपने पार्टी के इंटरनल इश्यूज हैं। आई एम सॉरी,
नहीं 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 19 अप्रैल जी, अभी 19 अप्रैल नहीं 19 अप्रैल 2022 से रेफरेंस भिजवाया गया। जी जी मैं समझ गई हूँ, लेकिन नहीं 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 आप समझ मामला जो है 1971 मैं केस समझाता हूँ इनका। नहीं 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 जी, केस ये है कि 129 एकड़ जमीन थी, ठीक है, उसका आगे डिस्प्यूट चल रहा था पहले से ही, इन्होंने वो जमीन अपने नाम पे करा ली। एंटी करप्शन बुजदार साहब की हुकूमत ने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी, उन्होंने कहा चेक कराओ, इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी पे इन्हीं की दौर का, इन्हीं का लगाया हुआ एंटी करप्शन, इन्हीं के वहां के एमएनए लगाया हुआ एंटी करप्शन का जो बंदा था, उसने कहा कि शीनी वजारी ने गलत किया है। उन्होंने पटवारी और उनको के ऊपर गद्दावर के ऊपर मिल के FIR काट दी। वो उनको लेटर्स देते रहे कि आप जवाब दें कि आपने ये कैसे इसको क्या नाम है अपने नाम पे करवा लिया। उसका जवाब नहीं दिया, उसके जवाब नहीं दिया तो आज उसके उनकी एंटी करप्शन की टीम ने आके उनको अरेस्ट कर लिया। इसमें ना हमारी लेन तो ना हमारी देन, ना हमने FIR काटी, ना जमीन हमने इनके नाम पे की, ना हमने जमीन इनके नाम पे करने से रोकी, ना कुछ और किया। इनको आके इन्हीं के इदारे ने, इन्हीं के टाइम पे लगाए हुए बंदे ने, वही बंदा वही टीम इन्हीं की अपनी की हुई, इनकी अपनी पार्टी में अपनी रंजिशें हैं, अपने इश्यूज हैं, एक को इस्लाम नहीं करता, एक दूसरे को इस्लाम नहीं करता। लोगों के खिलाफ, वफाकी वजीर के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। आपस में इनकी लोकल जोड़ तोड़ जी, इनकी पार्टी में ये ऐसे में बताया ना कि इन्होंने मुल्क को डिवाइड कर दिया है, इदारों को डिवाइड कर दिया है, घरों को डिवाइड कर दिया है। ये जहां जाते हैं ऐसे फतूर छोड़ते हैं और ये करते हैं। मैं दोबारा ये मैं आपको एक चीज बता दूं, व्हाट हैपेंड विद शीरी मजारी, आई एम नॉट फॉर इट, आई हैव नेवर बीन फॉर इट, आई विल नेवर बी फॉर इट। मैं खाली कह रहा हूं कि इनकी इतनी चीखें निकल गई हैं कि अभी तो जब आपके असल काम होगा, ये तो चले हो गया और घंटे डेढ़ में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, शी इज बैक इन इस्लामाबाद एंड शी इज इन गुड हेल्थ और विद इन अ फ्यू आवर्स और इन एन आवर और सो शी विल बी आउट। जब इनके अपने लोगों के साथ होगा जो ये करते रहे भाई, 11:30 बजे चीखें निकलेंगी। इनको आज इंसाफ याद आ गया, आज इनको कानून याद आ गया। जब लोगों को घरों से रात के 1-1 बजे होटलों में ठुड्डे मार के उठा रहे थे, जब लोगों की शादियों पे आप FIR काट रहे थे, जब लोगों को आप जिनके ऊपर कोई केसेस नहीं, जिनका लेन देन नहीं, उनकी माओ बहनों के ऊपर केसेस आप कर रहे थे, तब ठीक था। मैं कहता हूं कि दे टू राइट्स टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। तब भी गलत था और आज भी गलत है, लेकिन इनमें हिम्मत होनी चाहिए कि कहें कि गलत है। इन्होंने ये हाल कर दिया कि इनके लोग डर से कह ही नहीं सकते गलती को गलत है, इनके लोग कह ही नहीं सकते कि जो तब हुआ ये गलत है। हम तो डटाई से कहते हैं कि यार कि जो गलत ना इंसाफी है ना इंसाफी है, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, हम किसी के हमें शाबाश थापड़ नहीं दी जाती। हम कोई गाली या गलोच करें, बुरी जुबान करें तो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है जमात में। इनको एक मेडल बनाया जाता है कि तुमने आज अच्छी गाली दी, तुमने फलां औरत की अच्छी कैरेक्टर असैसिनेशन की, तुमने फलां बंदे को अच्छा बुरा गालियां दी। ये इनकी जमात की तरबियत है। और इसी तरह ये इदारों के बारे में जो बातें करते रहे, ये इनकी जमात की तरबियत है। और हमारी ना जमात की तरबियत है ना ये हमारी तरबियत है। और आज जो मुल्क में हो रहा है ये सारा कुछ ये वही है जो पिछले 4 साल में इन्होंने किया और आज वो हम कटाई कर रहे हैं। वो IMF हो या लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से मैं ये बात कर रही हूं कि सियासत के अंदर जो तलखियां हैं, मुल्क के साथ 4 साल क्या किया, पिछले 8 साल से ये क्यों फॉरेन फंडिंग में स्टे ऑर्डर के पीछे है, ये मालूम जमा में क्यों स्टे ऑर्डर के पीछे है, क्यों BRT में स्टे ऑर्डर के पीछे है, किनको पता है कि इन्होंने जेब में जिस तरीके से उस वक्त अभी मौजूदा जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उस वक्त उन पे केस बना था और वो भी बड़ा मज़हका खेज केस बना था। खुद शहरियार आफरीदी और जिस तरीके से लोगों से आपने बातें सुनी वो सबके सामने है। लेकिन अब वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शाह खबर साहब, और आज अभी थोड़ी देर पहले उनका ये स्टेटमेंट आया कि मेरी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान उसी सेल में हो जिस सेल में मुझे कैद किया गया था। तो ख्वाहिशात और इंटीरियर मिनिस्ट्री और फिर ये केसेस शुरू भी हो जाते हैं। शेख रशीद ये इंकशाफ भी कर देते हैं, उनका दावा है कि जी अभी तो ये आगाज़ किया है इन्होंने, उनके पास शायद कोई खबर है, वो कहते हैं कि बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लोगों की भी गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं। देखिए सादिया, बात यह है कि आप भी बड़े अरसे से सूरत हाल को देख रही हैं, को बहुत सारी गवर्नमेंट्स आपने देखी होंगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन में होती हैं उनको आइन, कानून, बुनियादी हकूक़ ये सारे बड़े उसके तर्जुमान होते हैं और उनका बड़ा प्रचार करते हैं और वो किसी हद तक विक्टिमाइज भी हो रहे होते हैं तब भी करते हैं। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर उनके नज़दीक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। देखिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ ने तो डे 1 पे कहा था कि मैं पॉलिटिकल इंतकाम पे यकीन नहीं रखता, नहीं होगा। अगर ऐसा है तो करना, उनको उस पर अमल करना चाहिए। पंजाब के वज़ीर आला ने भी यही बात की। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए ये अब पिछला जो PTI का जो और उनके इत्तेहादियों का जो दौर था उसमें आपने देखा है कि मुशीर एहतसाब आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अगले दिन गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती थी। इसी तरह शेख रशीद साहब कहते थे जी फलां फलां ऐसा होने वाला है अगले दिन। और आज भी मैं आपको बताऊं,
अभी तक मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर वो मुलविस भी थी तो उसको इस तरीके से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, और खातून का जो है वो उसका एहतराम भी अपनी जगह, उनको पहले इंटीमेट कर देते, वो जाके अपनी कबल गिरफ्तारी जमानत के लिए जा सकती थी। अब आज भी जो हमजा शहबाज साहब की इंटरवेंशन से सुना है कि उनको रिहाई दिलाई गई है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पुलिस, FIA या एंटी करप्शन के इदारे हैं, ये गवर्नमेंट्स के जेर तहत रहते हैं और उनकी ये डायरेक्शंस मानते हैं। अच्छा, देखिए आइन और कानून में कहीं पे भी ये नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ऑर्डर कर सकता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इसमें आंसर मिलता है कि हमेशा होती है, आपके कहने पे नहीं बने तो फिर हमेशा होती है। देखिए अब चीफ मिनिस्टर का कहीं पे भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को कहे कि जी फलाने को छोड़ दें आप। अच्छा, हर एक का एक कानूनी तरीकाकार है। हाँ ये जरूर है, अगर ये अनाउंस ना करते तो FIR कर जाने के बाद या तो शख्सी जमानत पे एक इंसान को आप रखते हैं या फिर अदालत का भी इशू नहीं है, अदालत में भी नहीं जाता। ये जितनी भी एजेंसीज, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, चाहे पुलिस हो, FIA हो, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हो, उनके जो तफ्तीशी अफसरान होते हैं, अगर किसी को गिरफ्तार भी कर लें तो तफ्तीश के दौरान वो किसी की भी गिरफ्तारी को जेर इल्तबा डाल सकते हैं कि हमने गिरफ्तार इनको कर लिया है, लेकिन फिलहाल हम इनको छोड़ रहे हैं और उनको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, और कल को अगर इनके खिलाफ और कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल आया और हमें सेटिस्फाई ना कर सके तो फिर हम उनको दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर सकते। तो किसी भी फौजदारी मुकदमे में वो जो इल्तवा में डालना है उसमें किसी शख्सी जमानत की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो एक प्रोसेस है जो कि एक IO भी कर सकता है, तफ्तीशी अफसर भी कर सकता है, लेकिन हमें ये यकीन दिलाना होगा अपने अमल से कि ये जो इदारे हैं, जितने भी पुलिस, FIA, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, इवन NAB, ये वाकई ट्रूली इंडिपेंडेंट हैं और ये किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से जो है वो बाहर हैं। अभी भी जो बाज़गश्त हो रही है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके ऐसी कोई सोच है तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल जमहूरी रूह के मुखालिफ है और आपके उन दावों के भी मुखालिफ होगी कि जो आप उसका प्रचार करते रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक अनलीप साहब इजाजत दीजिएगा, एक सवाल का जवाब पहले मैं ले लूं दानियाल चौधरी साहब से, फिर आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि ये जिन केसेस की हम बात कर रहे हैं या इस हुकूमत में जो बन रहे हैं दानियाल चौधरी साहब, एक और जिस पे ऑब्वियसली थोड़ा सा रद्दअमल भी आ रहा है, काफ़ी सख्त रद्दअमल आ रहा है। आप लोग जब हुकूमत में नहीं थे तो इस मामले पर किसी और तरीके से बात करते थे, आप थोड़ा मौक़िफ़ चेंज हो गया, जैसे शाह खावर साहब ने भी कहा कि हुकूमतों में आके सियासी जमातें काफ़ी हद तक तब्दील हो जाती हैं। वो है सहाफ़ियों पर जो केसेस और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। आज ही ये जो 11:30 बजे अदालत लगेगी, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसमें अरशद शरीफ पर जो FIR है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको भी टेकअप कर रहे हैं। समी इब्राहिम है और थोड़ी देर पहले ये भी पता चला है कि साबिर शाकिर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो ये सहाफ़ियों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं? देखें जी, मैं तो इस चीज़ से बड़ा आए कि आज़ादी सहाफ़त के लिए हम जंग लड़ते रहे और हम बार बार बोलते रहे, और दोबारा मैं आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट बिकॉज यू आर नॉट प्रिवी टू इट। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि ये पाकिस्तान जो है बड़े एहसास टाइम से गुजरा है, और जो लोग इदारों के ऊपर, इदारों की तरफ से गलत स्टेटमेंट्स देते हैं, इदारों का बार बार आके बयान देते हैं, इदारों का माउथ पीस बनते हैं, या आपके अपने इंस्टीट्यूशंस और इदारे को वीकन करते हैं। पाकिस्तान आज आलमी तौर पे पहले ही बड़े चीज़ों को फेस कर रहा है। हॉस्टाइल सिचुएशन है, या हमारी इकॉनमी हो या और हालात हों, जो इन्होंने हालात छोड़े हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी में, वो भी बहुत बुरे हैं। और अगर इस तरह की जो FIRs हो रही हैं, जो हमारी अभी तक यू नॉट प्रिवी टू इट बिकॉज़ डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ऑब्वियसली हर सियासी जमात की तरफ से उनको लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो सही हैं, न्यूट्रल हैं, कुछ लोग जिस तरीके से किसी अदालत का ही फैसला आ जाए किसी एक शख्स के हक में तो वो कहता है हमारे साथ इंसाफ हो गया है, जिसके खिलाफ आता है तो वो कहता है बड़ी ज्यादती हो गई है, तब अदालतें नहीं मानी जाती। जिस तरह इलेक्शन कमीशन पे कल ही हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुश हो रही थी। मैं आपको इस चीज में थोड़ा सा रेक्टिफाई करूं, एक सेकंड, इफ यू गिव मी अ सेकंड। हम वो जमात हैं जिसको पता था कि सजा होनी है और हम अदालतों में आधा घंटा पहले जाते थे। हम वो जमात हैं कि जिसने अदालतों की तब भी कदर की जब हमें क्या नाम है, उन्होंने उम्र कैद सुना दी और हम बरतानिया से वापस आए। हम वो जमात हैं कि हर रोज अपनी हुकूमत में इदारों के सामने जाके बैठ जाते थे और 4-4 घंटे इंतजार करते थे कोर्ट्स के सामने जाके, और फिर आपको भी पता है उसके बाद रिकॉर्डिंग्स निकली और ऑडियोज निकली। लेकिन हम इनकी तरह जलाओ घिराव की बात नहीं करते, मुल्क को आग लगाने की बात नहीं करते,
धमकियां नहीं देते। हम कल भी इदारों की इज्जत करते थे, आज भी करते हैं। हम कल भी कोर्ट्स की इज्जत करते थे, आज भी करते हैं। और जो नहीं करता वो हम में से नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये चीजें बेहतर होंगी और आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो इन्होंने कहा कि हम अदालतों में चले जाते थे या गिरफ्तारियां भी देते थे, सब कुछ है, ये आज इस किस्म का इल्जाम मरियम साहिबा ने लगाया है और ये आपकी हुकूमत पर लगाया है कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जब वो जेल में थी तो पुलिस एहलकार जो हैं वो उनके कमरे पे धावा बोल देते थे रात में, और फिर वो रिकॉर्डिंग्स भी हैं और कहती हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाएं वरना मैं सारा कुछ सामने लेकर आ जाऊंगी कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ जेल में। तो ये आपकी हुकूमत पर इल्जाम लग रहा है कि वो कहती हैं मैं भी तो खातून थी, मैं भी तो किसी की बेटी थी, मैं भी किसी की बीवी थी, लेकिन मेरा वहां पे एहसास किसी ने नहीं किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप समझे कि 22 करोड़ अवाम जो देख रही है वो बेवकूफ़ है, तो ये सबसे बड़ी तौहीन है। आप ये चेक करें कि आपको 1 करोड़ दफ़ा सारे दिखा चुके हैं कि वाहिद जमात थी जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जजों को मारा, उसके बाद लेके गए पैसे तकसीम करने। जस्टिस अब्दुल कयूम की वो जो है ऑडियो, वो बच्चे को 22 करोड़ अवाम को पता है, फिर बैठ के कहना जी हमने तो कभी इदारों को कुछ कहा नहीं। ये अभी जब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो क्या कहा इन्होंने, मैं 5 बुत जो बैठे हुए थे जजों के उनको निकालूंगा, दानियाल, निहाल और तलाल, तीनों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के गालियां निकाली और धमकियां दी कि तुम्हारे बच्चों के गिर्द हम वो घेरा कर देंगे। बच्चों को लाइफ थ्रेट्स की, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब आप ये समझे कि बेचारे 22 करोड़ को क्या याद होगा, मैं यहाँ बैठ के 40 मिनट यूं यहाँ करके चला जाऊंगा। मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये रियलिटी को समझ नहीं रहे। ये बात मेरे आपसे आगे निकल गई हुई है, इनसे तो बहुत आगे निकल गई। 22 करोड़ अवाम के पास इस वक्त जितनी इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में, आपके बारे में, इनके बारे में, कोई सोच ही नहीं सकता। वो ये बेवकूफ बनाते रहे अवाम को। क्या समझते हैं आप? नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रही हैं कि जी मरियम नवाज की, मरियम नवाज ने क्या कहा आज? उसने कहा जी औरत कार्ड यूज कर रहे हैं, मतलब औरत होके कहा कि औरत कार्ड यूज करें। और अगर मैम तो कहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो ये कह रही थी कि बिल्कुल मैं भी, वो ये कह रही थी कि औरत कार्ड का इस्तेमाल ना करें, मैं भी तो औरत थी और मेरी भी तो गिरफ्तारी हुई थी, जेल में रखा गया था। अच्छा चलिए, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, मुझे ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। तमाम सियासी जमातें ये मानती हैं कि इलेक्शंस हल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल इस वक्त इलेक्शन नहीं चाहती, वो चाहते हैं कि ये मुद्दत पूरी करे हुकूमत। फिर PMLN की तरफ से भी 2 राय हैं इस पे, मरियम साहिबा की या जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब का जिक्र करके, या राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान बार बार अनलीब साहिबा भी कह रही हैं कि तमाम अगर स्टेक होल्डर्स जैसे खुद वो कह चुके हैं या इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं दे या इत्तेहादी ये जिम्मेदारी नहीं उठाएं, बोझ नहीं उठाएं, तो फिर हम भी उठाने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इलेक्शंस के हवाले से बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने जो कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बात की थी कि अक्टूबर से पहले वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, अभी भी वो इस बात पर कायम है कि 2017 की मर्दमशुमारी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये पूरा जो हल्का बंदियां करने का और जो डिलिमिटेशंस की जो फाइनल इशाअत होती है वो मामला खत्म होगा 3 अगस्त को। और अगर नई हल्का बंदियां की तरफ, नई मर्दमशुमारी के तहत जाएंगे तो फिर अगले साल अक्टूबर या नवंबर में आम इंतखाबात करा सकेंगे। तो पहले तो दानियाल आप बताइएगा कि ये फिर वाकई हम इलेक्शंस भूल जाएं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, इनका दबाव है, जलसे हैं, अवामी प्रेशर है, लॉन्ग मार्च है, इस्लामाबाद का धरना है, आपके अंदर, आपकी जमात के अंदर लोग ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, इनकी कारकर्दगी का बोझ हम ज्यादा अरसा ना उठाएं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है। सो अभी हम पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक कर रहे हैं फिर सारा कुछ। देखिए अच्छा, एक चीज तो बड़ी क्लियर है
कि आप इनके टाइम की किसी चीज को हाथ लगाएंगे तो उसका बेड़ा गर्क है। वो आप वाटर एंड पावर को देखेंगे, जो इनके प्लांट्स हैं, 23 प्लांट्स बंद हैं। आप इनके आटे को देखेंगे तो आटा किधर 7-7 लाख टन स्मगल होता रहा। आप चीनी को देखेंगे तो चीनी स्मगल होती है और उसके ऊपर बहरान, उस पर इनके कमीशन बना, उसके रिपोर्ट आपके सामने। अद्वियात को उठाएंगे तो उसकी कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है। इनकी आप किसी चीज को आप देखिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, यार योर इंटरनेशनल एयरलाइंस, व्हाट हैव यू डन टू इट? मलेशिया आपका दोस्त ममालिक उसको कैप्चर कर लेता है और कहता है जहाज नहीं देंगे जब तक पैसे नहीं दोगे। अपने रूजवेल्ट होटल आप बेचने पे लगा देते हो। आपने 4 साल में इनकी किसी चीज को, ये इनका काम था इलेक्शन कमीशन को इक्विप्ड करना, ये इनका काम था इलेक्शन कमीशन को फंड्स देना और उनकी चीजें टाइमलाइंस मैच करवाना। ये वो जमात है जिसने तबाही निकाल दी। और आज औरों को, हमें ये चीज बड़ी क्लियर पता थी कि ये कांटों की सेज है, एंड दैट इज व्हाई वी ओनली वांटेड टू कम फॉर अ ट्रांजिशन पीरियड, एंड द ट्रांजिशन वाज कि इस्लाहात हो, चीजों को एक उसको हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था, वो एजेंडा था इकोनॉमी को सही राह में डालें, सही ट्रैक के ऊपर डालें, एंड वी गो बैक टू द इलेक्शंस। दिस इज व्हाट वी केम फॉर, दिस इज व्हाट वी विल डू, एंड विल गो बैक टू द इलेक्शंस। हम इनको बताएंगे आवाम को, इन्होंने झूठ बोला, 4 साल लोगों से झूठे बातें करते रहे। वो यूनिवर्सिटियां जहां गवर्नमेंट हाउसेस बने थे वो सब झूठ थे, जो इन्होंने बातें की 300 इकोनॉमिस्ट में कंटेनर में खड़े वो सब झूठ थे। जो ये 50-50 रुपए की बातें करते हैं हेलीकॉप्टर के फ्यूल की कॉस्ट है वो झूठ थी, और इन्होंने दर हकीकत में आवाम का खून चूसा है। ये तमाम चीजें हम लोगों को बावर कराने के बाद इलेक्शन कमीशन विल गिव अस अ थम्स अप एंड वी आर रेडी टू गो टू इलेक्शन। इंशाल्लाह उसके बाद हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ठीक है, यानी पीएमएलएन ये चाहती है इलेक्शन से नहीं, वो कहते हैं भाग रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब कहेगा तो आपको अभी इलेक्शन कमीशन का जो शाखावर सा मौकफ आपने सुप्रीम कोर्ट में भी सुना होगा, अभी जो नई मर्दमशुमारी का उन्होंने जिक्र करके कह दिया है कि अगले साल अक्टूबर या नवंबर तक, तो वाकई इलेक्शन का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है जो मुतालबा चल रहा है। कि आज अगर आर्टिकल 58 का इस्तेमाल वज़ीर-ए-आज़म कर लें और असेंबलियां डिसॉल्व कर दें तो इलेक्शन कमीशन के लिए बाइंडिंग है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर उन्हें इलेक्शन करवाना है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन दूसरे हालात में अगर देखा जाए तो अगर आप कौमी असम्बली का जो चैप्टर है आईन पाकिस्तान में, आर्टिकल्स 51 है गालबन, वो देखता है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो आबादी के तनासब से उसका तयन किया जाएगा। और उसमें दूसरा ये भी है कि जो लास्ट सेंसस होता है, जो मर्दमशुमारी होती है, उसकी बेसिस के ऊपर नई हल्का बंदियाँ होती हैं, नई जो है वो नेशनल असम्बली की सीटें, ज़ाहिर है उसका इजाफा होना है, तो वो भी एक मैंडेटरी है। और तीसरी सूरत हाल ये है कि पहले फाटा में जो थी उसकी कोई 10 सीटें थी, अब चूंकि वो उसका इंतजाम हो गया है उसमें KPK में, तो अब उनकी सीटें जो हैं मेरे ख्याल में 6 रह गई। तो इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशंस के मामले में डिले का जिम्मा जो हुकूमत को देता है वो क्या सही देता है? मेरा ख्याल है कि चूंकि उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात की थी वो रिकॉर्ड से कही थी। उसकी वजह यह है कि जो 2017 की मर्दमशुमारी है वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुई थी, और जब तक वो नोटिफाई ना हो तो आप डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। उन्होंने यही कहा था कि हम बारहा गवर्नमेंट को लिखते रहे हैं कि आप इसको नोटिफाई करें ताकि हम डिलिमिटेशन, वो जो कि ज़रूरी है, एक मैंडेटरी प्रोविजन है आर्टिकल 51 की, उसको हम स्टार्ट कर सकें। तो अगर तो आपको जो पिछला सेंसस है 2017 उसके मुताबिक अगर करवानी है तो फिर तो उस पर उसका नोटिफाई होना और उसकी डिलिमिटेशन प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। वो भी कहते हैं 3 अगस्त तक वो खत्म होगा जी, तो उसके बाद फिर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि अगर सिचुएशन यहाँ आ जाती है कि असम्बलीज अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे डिसॉल्व हो जाती है, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उससे भी पिछली जो मर्दमशुमारी है गालबन 2014 की, उसके मुताबिक इलेक्शन कराने का पाबंद है। अच्छा, बट अदरवाइज वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि वो एक तो इलेक्शन कमीशन हर वक्त हमा वक्त तैयार रहना चाहिए, उसको तैयार होना भी चाहिए, और मेरे ख्याल में होता भी है। लेकिन इस मामले में अब ये डिलिमिटेशंस का और ये नोटिफाई ना होने का मामला आड़े आ गया। अंदली बबा साहिबा, अपेरेंटली यानी वही बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि हुकूमत की तरफ से रिस्पॉन्स ना मिलने के बायस ये सारा कुछ डिले है। और नई मर्दमशुमारी पर तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो फिर अगले साल अक्टूबर नवंबर में ही होंगे। सो आप बताइए कि फिर आपका मुतालबा कहाँ खड़ा है? इलेक्शन कमीशन तो वाज़े तौर पे अपने हाथ उठा चुका है कि हम नहीं करवा सकते। देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आप चेक करें ज़रा कि वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो इलेक्शन हुआ था उस पे उनके बेटे पकड़ा गया है रिश्वत देते हुए, वो मान ली उन्होंने वीडियो दे के, 1 साल लगाया
उसको फैसले को महफूज रखा, पता नहीं कहाँ, किसी सेफ में या किसी डिपॉजिट में। उसके बाद निकाला उसको और कहा कि हाँ जी ये तो करप्शन पे हम भेज रहे हैं केस, लेकिन ये इलेक्शन ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन तो यही कहेगा जो इनको ये जमातें कहेंगी, बिकॉज वो एक मिली भगत है विच इज वेरी विजिबल। मैं ये कहना चाहती हूँ असल इस्लाहात का मकसद क्या है इनका, और वो सारे 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे देख रहे हैं, 22 करोड़ यहाँ देख रहे हैं, वो मेरे आप से बहुत आगे हैं। वो इनको 1 करोड़ चीजें अभी भेज देंगे, 1 करोड़ चीजें भेजेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है। जरदारी साहब ने और इन सब ने मिलकर कहा कि उनको तो सियासी अकल ही नहीं है, उनकी बंद करे वोटिंग, आई वोटिंग तो हो ही नहीं सकती, वो तो दोहरी शरीयत के मालिक, मतलब खुद जो हैं वो भाग भाग के सारी उम्र बाहर रह गए हैं, बच्चे बाहर, एसेट्स बाहर, कारोबार बाहर, घर बार बार, फैमिली बार, और उनको कह रहे हैं कि जी ये तो ये वो जमाना नहीं रहा इलेक्शन कमीशन का। लेकिन देखिए अभी खान साहब भी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इलेक्शन कमीशन ने ये करना ही करना है, बी टीम है या फिर उनका कारकुन है। अगर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आना था या उनके मेंबरान चेंज होने थे तो ऑब्वियसली वो फिर आप लोग बोलते पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान मिलकर करते। अब कैसे होंगी ये तैनातियां, ये भी तो सवाल है ना। मेरी बात सुने ना कि हुआ क्या, इन्होंने कॉज लिस्ट लगाई हुई थी वो जो लोटे थे उनके डिसीजन पे। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि जी ये तो काउंट ही नहीं होगा, उन्होंने कॉज लिस्ट से निकाला। जी जी आई अंडरस्टैंड, बट बात वो ये कि ये अहम तैनातियां होनी हैं तो किस तरीके से होंगी। अगर पार्लियामान में ऑपोजिशन ही नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी, तो फिर आप लोग एतराज जो कर रहे हैं वो फिर एतराज ही रह जाएगा। मैं इसलिए बात करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया अंदली बब्बा साहब आपका, शाह खावर साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।